हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सारणिक। सारणिक के बारे में बात करते हैं हम। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ सारणिक निकाला किसके लिए जाता है। सारणिक निकाला किसके लिए जाता है? प्रत्येक वर्ग आव्यूह के साथ एक संख्या जुड़ी हुई होती है या एक मान जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम सारणिक कहते हैं। ये देखो, एक क्या होगा, एक कोई भी एक वर्ग आव्यूह होता है ना, उसके लिए सारणिक निकाला जाएगा और ये मान आएगा एक संख्या। ये मान क्या होगी? एक संख्या। मतलब देखो, यहाँ से डिफरेंस क्रिएट होता है आव्यूह तथा सारणिक में। आव्यूह क्या था? आव्यूह था आयताकार व्यवस्था, और सारणिक क्या आ रहा है? एक मान, निश्चित मान, कोई फिक्स वैल्यू आएगी, उसे क्या कहेंगे हम? सारणिक। क्लियर? अब देखो, इसको निरूपित करने के लिए मान लो कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे एन क्रॉस एन वर्गाव्यूह होगा। इसके सारणिक को निरूपित करने के लिए अगर ए का आपको सारणिक लिखना है तो उसे इस प्रकार से निरूपित किया जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? या फिर कई जगह पे आपकी बात होगी, इसे डायरेक्टली लिख दिया जाता है डेल्टा। तो ये क्या हो गया? अगर इस आव्यूह का आपको निकालना है क्या? सारणिक, तो वो इस प्रकार से और इस प्रकार से लिखा जा सकता है। निकलेगा किसके लिए? वर्ग आव्यूह के लिए। निकलेगा किसके लिए? वर्ग आव्यूह के लिए। बात क्लियर हुई? ये डिटर्मिनेंट के लिए बात हुई। अब मैं बात करता हूँ निकालना कैसे है। कैसे डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्वितीय कोटि की आव्यूह। द्वितीय कोटि की आव्यूह। अभी हम जो आव्यूह ले रहे हैं वो मान लेते हैं द्वितीय कोटि की है। जैसे कि आव्यूह हो गई आपकी ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसका जो सारणिक निकलेगा डेल्टा, इसका जो सारणिक आने वाला है डेल्टा, वो कैसे आएगा? ध्यान से देखिएगा, ए डी माइनस बी सी, वज्र गुणा जैसे करते हैं हम, वज्र गुणा ए बी माइनस बी सी, बीच में लिखा जाएगा यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे सारणिक का मान होगा ए बी माइनस बी सी। आपको ये गुणा करते हुए ध्यान रखना है, ऑर्डर क्या होगा? ए डी माइनस बी सी। पहले मुख्य विकर्ण के अवयव आएंगे, ए डी माइनस बी सी, माइनस बीच में माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 क्रॉस 2 कोटि के आव्यूह का सारणिक हुआ। बात क्लियर? 2 के लिए। अब हम 3 के लिए बात करने से पहले 2 छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ उपसारणिक एवं सहखंड। उपसारणिक एवं सहखंड। देखो, उपसारणिक को इंग्लिश में हम बोलते हैं माइनर, और इसे बोला जाता है कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। सहखंड होता है कोफैक्टर। अब बात कर लेते हैं अपन माइनर की। माइनर क्या है? सबसे पहले मैं माइनर की बात कर रहा हूँ, उपसारणिक की। उपसारणिक क्या होगा? देखो, उपसारणिक, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे। देखें, किसी आव्यूह के किसी अवयव ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे द्वारा निरूपित किया जाता है तथा यह एक सारणिक होगा जो ए आई जे के संगत पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने पर प्राप्त
होगा, हटाने पर प्राप्त होगा। देखो क्या बोला मैंने, क्या लिखा हमने, एक अवयव की बात हो रही है। अब जो उपसारणिक निकाला जाएगा ना वो किसके सापेक्ष आएगा, अवयव के सापेक्ष, किसी अवयव के सापेक्ष। तो मैंने क्या बोला, ए आई जे का जो उपसारणिक होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एम आई जे, उसे हम क्या बोलेंगे, एम आई जे। और वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, यह एक सारणिक होगा, वो भी एक सारणिक होगा, वो भी एक सारणिक होगा जो ए आई जे के संगत पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने पर प्राप्त होगा। ए आई जे के संगत पंक्ति या स्तंभ की बात हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, आप क्या करेंगे, क्या हटाएंगे, आई भी पंक्ति, आपको क्या हटाना होगा, आई भी पंक्ति और जेवा स्तंभ, जेवा स्तंभ ये हटाना होगा क्या। देखो अब फोटो बना के समझ लेते हैं। ये तो हमने बात करी डेफिनेशन, ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब फोटो बना के इसे समझते हैं क्या बोला जा रहा है हमें। देखो मैं 3x3 का बना रहा हूँ, फिर हम 2x2 की भी बात करेंगे। पहले 3x3 का मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने एक सारणिक जो दिया वो ऐसा हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ध्यान से समझना है, A33 3x3 का हो गया। अब मुझे मान लो A11 के सापेक्ष क्या निकालना है, उपसारणिक, उपसारणिक। मैं क्या करूंगा, इसके संगत पंक्ति, मतलब कौन सी पंक्ति, आई भी पंक्ति और आईवा मतलब जेवा, फर्स्ट फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ, दोनों को हटाने पर जो प्राप्त होगा, ये दोनों को हटाने पर क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। उसी सारणी को क्या बोला जाएगा, M11। देखो A11 के संगत उपसारणिक M11 होगा, और उसे मैं कैसे लिख दूंगा, देखिए A22, A23, A32, A33। बात समझ में आई होगी आप लोगों को, क्लियर। मान लो मुझे अब निकालना है A31, A31 के संगत उपसारणिक, वो क्या होगा, M31, M31। मैं क्या करूंगा, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाऊंगा, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ। देखो ये दोनों हटाने पे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ये चार अवयव आ रहे हैं क्या। तो इन चारों अवयवों से बनने वाले सारणिक को ही तो उपसारणिक बोला जाएगा। A12, A13, A22, A23। बात क्लियर हो रही है, बातें क्लियर हुई होंगी दोनों के लिए। ऐसे ही इसी प्रकार से आप हर एक अवयव के लिए क्या निकाल सकते हैं, उपसारणिक। तो एक 3x3 के, एक 3x3 के अवयव के कितने उपसारणिक हो सकते हैं, कितने अवयव है इसमें, 9। हर एक अवयव के साथ एक उपसारणिक मिलेगा। तो इसके अंदर कितने उपसारणिक हो सकते हैं, 9। कितने उपसारणिक हो सकते हैं, 9। क्लियर, सब निकाल सकते हैं आप, जैसे मैंने 2 निकाल के बताया आप सारे निकाल सकते हैं। बात क्लियर। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ उस 2x2 की। जैसे A मैंने ले लिया AB, CD, या फिर ऐसे ले लो A11, A12, A21 और इधर A22। तो आप बात करें यहाँ पे M11 इस अवयव के सापेक्ष, इस अवयव के संगत उपसारणिक क्या होगा, इसे हटाओ इसे हटाओ, क्या बचा, A22। क्लियर, M12, A21, M21, 21, A12 और M22 अगर आपको निकालना है तो A11। क्लियर, ये 2x2 के लिए उपसारणिक निकल गए आपके। तो बात क्लियर हुई होगी कि आपको उपसारणिक क्या होगा, उपसारणिक किसी भी अवयव के सापेक्ष निकाला जाता है। ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे द्वारा निरूपित किया जाता है। ये बात क्लियर हुई होगी। और मिलेगा कैसे, आई भी पंक्ति और जेब स्तंभ को हटाने पर प्राप्त सारणिक, उसी को क्या बोला जाएगा, उपसारणिक। क्लियर। अब बात करता हूँ कोफैक्टर, अब बात करता हूँ कोफैक्टर, सहखंड। सहखंड क्या होगा, देखो सहखंड के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई होगी, आपने यहाँ तक लिखा होगा। मैं सहखंड के बारे में बात कर रहा हूँ। सहखंड ये भी ध्यान से समझना है आपको। देखो सहखंड को ध्यान से ध्यान देना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक एक लाइन पे आपको ध्यान देना है अभी। देखो सहखंड, देखो ये भी किसी अवयव के सापेक्ष से निकालेंगे ना। ए आई जे के
संगत, aij के संगत सहखंड cij बराबर -1 की घात I प्लस j mij होगा। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i एंड j, i j के सभी मानों के लिए। तो सीधी सी बात क्लियर है। Cij की डेफिनेशन आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इतना सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, Cij बराबर -1 की घात I प्लस j mij। अब देखो इसी को हम देखें तो देखो I प्लस j किसकी घात है, -1 की। अगर -1 की घात विषम संख्या होगी तो mij के साथ माइनस का चिन्ह आएगा। अगर ये दोनों का योग सम संख्या हो जाता है, तो ये चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो फिर उसके साथ क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। अब हम बात करें, पहले मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ, है ना, पहले सिर्फ साइन की बात कर ली, ये निकालना हमने देख लिया। अब मैं चिन्ह की बात कर रहा हूँ। देखो मान लीजिए मैंने क्या लिखा, अवयव लिखा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। क्लियर। हम सिर्फ चिन्ह की बात कर रहे हैं, किसके, सहखंड के चिन्ह की बात, जो किसके साथ आने वाला है, उपसारणिक के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, सिर्फ इतने की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखो चिन्ह, तो ये देखो i और j दोनों का योग सम संख्या प्लस विषम माइनस सम प्लस विषम माइनस सम प्लस विषम माइनस इधर सम प्लस माइनस प्लस। तो देखो आप ये डायरेक्टली ये क्रम याद रख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे देखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये डायरेक्ट मैंने ये आपको पढ़ाया है, इसलिए बताया ये सारी चीजें, ताकि आपको जब सोल्व करेंगे आसानी रहे। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिखा a बराबर, एक अवयव ले लेता हूँ 123 241 323। चलिए ऐसा कुछ ले लिया। a के प्रत्येक अवयव के सापेक्ष सहखंड ज्ञात कीजिए। देखो अब सहखंड ज्ञात करना है तो हमें कितने सहखंड मिलेंगे, 9 सहखंड मिलेंगे। मैंने क्या बना दी, 9 बॉक्स बना दी, हर एक बॉक्स में हर एक अवयव का सहखंड मैं लिखने वाला हूँ। देखो मुझे साइन पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब देखो ये छोटा तरीका है, आप लोगों को आसानी होगी, ऐसे ध्यान रखेंगे अपने क्वेश्चन जल्दी होंगे पास। देखो क्या करना है, सबसे पहले इस अवयव की जब बात होगी, इसे छोड़ना है और इसे छोड़ना है, जिस पंक्ति और जिस सिस्टम में वो बैठा है उसे नेग्लेक्ट करना है। तो देखो इसे छोड़ना होगा और इसे छोड़ना होगा, बाकी बचा क्या, ये 4, इसका सारणिक 4 × 3 12 माइनस 2 कितना हो गया 10, 12 माइनस 2 10, चिन्ह तो प्लस ही आने वाला है। 2 की बात करें, इसे छोड़ो 6 माइनस 3 3, क्लियर, 3 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 कितना हो, -8, ये -8। तो ये प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई होते जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। इसकी बात करें, इसे छोड़ना है 2 × 3 2 × 3 0 आएगा भाई, क्लियर। इसकी बात कीजिए 3 -9 -6, क्लियर। इसकी बात करें 2 -6, ये -4, ये चिन्ह अपने आप परिवर्तित हो जाएंगे इनके पर, है ना, क्लियर। या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसकी बात करें 2 - 12 -10, इसकी बात की जाए 2 -6 -4, इधर देखो 4 - 4 0, सभी निकल गए क्या, सारे सहखंड हमने निकाल लिए क्या, बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद ये दोनों पढ़ने के बाद ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, उपसारणिक तथा सहखंड इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके बाद करता हूँ तृतीय कोटि के अवयव का सारणिक। तृतीय कोटि के अवयव का सारणिक हम क्या करने वाले हैं, उसके ध्यान से देखना है आपको कैसे करना है। ये बेसिकली आप लोगों को आता है,
हमने स्ट्रेट लाइन में भी इस पे क्वेश्चन किए हैं, सारणिक सोल्व करना आपको आता है, पर हम यहाँ पे समझ रहे हैं चीजों को होती कैसे, डायरेक्ट आप जानते हैं पर होता क्या है देखिए, है ना। ऑर्डर 3 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स मतलब 3x3 का मैट्रिक्स। चलिए ले लेते हैं अपन, इसे बना लिया जाए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर। अब देखो, अब ये चीज आप लोग जानते हो कैसे निकाल सकते हैं, मैं वही चीजें लिख रहा हूँ, इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा, इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा। देखो हम क्या किया करते थे, इसको खोल रहा हूँ मैं किसके साथ है, पहली पंक्ति के साथ है, पहली पंक्ति के संगति से हम क्या करें, विस्तार करना है इसका, इसका विस्तार पहली पंक्ति के संगत में यहाँ लिख देता हूँ, पहली पंक्ति के संगत विस्तार, पहली पंक्ति के संगत विस्तार, सारणिक का विस्तार पहली पंक्ति के संगत। चलिए पहला अवयव लिखा, उसके बाद आप क्या लिखा करते थे, जो आपको याद है वो बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों गुना होते थे, माइनस ये दोनों आता था, यही आता था, तो मैं डायरेक्टली इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, A22 A23 A32 A33। अब बात समझ में आई होगी आपको, इस अवयव को मैंने किससे गुणा कर दिया, इसके संगत उपसारणिक से। क्लियर। माइनस, यहाँ माइनस लगाते थे, याद आ रहा होगा, यहाँ माइनस लगाते थे दूसरे अवयव के साथ, A12 यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो, इसे छोड़ना होता था, इसे छोड़ना होता था, ये सारणिक किसके संगत आएगा, A21 A23 A31 A33। क्लियर। प्लस, अब इसके साथ प्लस आ जाता था, A13 क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, देखो देखो, A21 A22 A31 A32। क्लियर। ये बात समझ में आई होगी आपको, ऐसे हम खोला करते थे, ये आप लोग जानते हैं। अब देखो मैंने ये क्या लिखा, ये लिखा, इसके साथ इसका उपसारणिक माइनस दूसरा अवयव पंक्ति का उसका उपसारणिक प्लस तीसरा अवयव उसका उपसारणिक। अब देखो यहाँ पे ये उपसारणिक था, इन अवयवों के उपसारणिक, है ना, उपसारणिक के बाद हम बात करते हैं सहखंड, तो इनके सहखंडों के जो चिन्ह आते थे वो ऐसे ही आते थे, प्लस माइनस प्लस, अभी बात की थी हमने प्लस माइनस प्लस। तो बेसिकली देखो यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने सहखंड लिखे हैं, ये सहखंडों में, ये क्या होंगे, सहखंडों में, उपसारणिक नहीं हो के मैं क्या बोल रहा हूँ, सहखंड। तो देखो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पहले तो आप ये देखें, A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। क्लियर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसी को A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 लिख सकते हैं। ये देखो माइनस किसके साथ चला गया होगा, C13 के साथ, C12 के साथ, C12 का जो चिन्ह होगा वो माइनस M12 के बराबर होगा ना, C12 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ M12, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया। अब देखो आप लोग ये पढ़ा करते थे और वो आता कहाँ से था, यहाँ से, तो सारणिक को जो मान निकाला जाएगा वो आप ये तीनों तरीके से समझ सकते हैं, बेसिकली आपको आता है वो करेक्ट है, ऐसे ही हमें ध्यान रखना है कैसे सोल्व करा करते थे, सारणिक का मान निकालना क्लियर हुआ, ये हमने देख लिया किसके टर्म्स में, देखो ये डायरेक्ट जो आप जानते थे, पर वो होता कैसे था, यही सब हुआ करता था, तो बात क्लियर हुई होगी। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं, हम नोट डालेंगे और हम पॉइंट्स लिखेंगे, 2 से 3 पॉइंट लिखवाने वाला हूं मैं आपको, 2 पॉइंट लिखे हुए। देखो पहला पॉइंट हम समझते हैं, पहले पॉइंट में क्या बोला हुआ है, किसी भी पंक्ति के अवयवों, किसी भी पंक्ति या स्तंभ, या तो पंक्ति की बात कर लें या स्तंभ की बात कर लें, किसी भी पंक्ति के अवयवों का उसके संगत सहखंडों के साथ गुणनफल का योग सारणिक के मान के समान होता है। देखो हमने बात की थी, इस पर हम बात कर चुके हैं, जैसे आपका क्या था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका क्या आ गया, एक अवयव। तो इसका जो सारणिक का मान होता है वो क्या होता है, इस पंक्ति की बात करें, मान लो पहली पंक्ति रो 1 के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13
C13 यही होगा। तो यही तो इसमें बोला गया है, किसी पंक्ति या स्तंभ, या तो पंक्ति ले लो या स्तंभ ले लो, उसके अवयवों को किससे गुणा कीजिए, सहखंडों से, उनके संगत सहखंडों से, और उनका क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। तो वो किसके बराबर आएगा, सारणिक के मान। अब देखो सारणिक का मान ये कितने प्रकार से मिल सकता है, कितने प्रकार से मिल सकता है। जैसे पहली पंक्ति के सापेक्ष खोला, सारणिक का विस्तार हम पहले पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, तीसरे के सापेक्ष, पहले स्तंभ के सापेक्ष, दूसरे स्तंभ के सापेक्ष, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष। तो ये कितने टाइप के आपके मिल सकते हैं, 6 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे रो 1 की बात की, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये 6 प्रकार से आप सारणिक के मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं कॉलम 1 के सापेक्ष खोल के एक बार आपको दिखा दूं, ये वाला कॉलम 1 है, तो डेल्टा का मान क्या आएगा, देखो A11 C11 क्लियर, A22 सॉरी 21 C21 प्लस A31 C31 क्लियर, ये दिखेगा। अवयवों को इनके संगत सहखंडों से गुणा करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। वैसे इसके सापेक्ष कर लो, इसके सापेक्ष कर लो, किसी के सापेक्ष भी आप कर सकते हैं। बात क्लियर हुई, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, दूसरे पॉइंट को पढ़िए। बात करें हम दूसरे पॉइंट की, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देखो किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति, ध्यान देने की बात है, किसी अन्य पंक्ति के सहखंडों के साथ गुणनफल का योग 0 होगा। अभी देखो जब हम सेम पंक्ति और उसी के पंक्ति के अवयवों के सहखंड ले रहे थे, उन्हीं अवयवों के सहखंड ले रहे थे, तो वो क्या दे रहा था आपको, सारणिक का मान दे रहा था। वो क्या दे रहा था, सारणिक का मान। पर हमने क्या किया, अवयव किसी और पंक्ति के लिए, सहखंड किसी और पंक्ति के अवयवों के ले लिए, तो वो जो गुणनफल आएगा, और गुणनफल के बाद क्या करना है, योग, वो योग क्या बन जाएगा, 0। देखो कैसे, मान लो मैंने अवयव पहली पंक्ति के लिए और सहखंड दूसरी पंक्ति के ले रहा हूँ, क्लियर, ये सहखंड और ये Cij है ना भाई, और Aij पहली पंक्ति से उठा रहा हूँ, क्लियर, अवयव पहली पंक्ति के, मैं इसको बोल दे रहा हूँ कोई भी A11 C21 बोल दो, C21 प्लस A12 C22 A13 C23। बात क्लियर हुई होगी, यही आएगा क्या, यही आएगा, क्लियर है। चलो अब A11 तो आपने लिख लिया, A11 तो आपने लिख लिया, C21 लिखे, C21 लिखे, माइनस आ गए, माइनस प्लस, माइनस होता है, ये माइनस मैंने लिख दिया, माइनस मैंने लिखा, क्या बनेगा देखो, इसे छोड़ना और इसे छोड़ना, ये दिखेगा क्या, A12 A13 A32 A33 क्लियर, प्लस A12 उसके साथ C22 देखो, A11 A13 A31 A33 क्लियर, प्लस में सॉरी माइनस आएगा फिर से, आखिरी के साथ भी माइनस, A23 और क्या करें सारणिक क्या आएगा इसका, ये वाला आएगा, A11 A31 A12 A32 क्लियर। अब अगर आप इसे ध्यान से देख के सोल्व करेंगे, देखो ये क्या बनेगा, A11 12 13 विद माइनस साइन, 11 12 13 ढूंढिए, ये प्लस में भी कहीं दिखेगा, 11 12 11 11 12 और क्या है इसके साथ 33, ये देखो ये दिख रहा, ये तीनों चीजें, ये तीनों एलिमेंट जब आएंगे ना माइनस के साथ, ये तीनों जब आप सारणिक को सोल्व करेंगे क्रॉस करके माइनस में लिखना होगा, ये तीनों जब दिखेंगे, ये प्लस में दिख रहा है हमें, ये तीनों प्लस में दिख रहे हैं, तो जब आप इन्हें सोल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस के साथ मिलेंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार बात आपको समझ में आई होगी क्या करना है, क्लियर। आगे तीसरा पॉइंट आप लिखें, मैं बोल रहा हूँ आप लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखें, लिखो, किसी n क्रम के सारणिक, किसी n क्रम के सारणिक का मान यदि डेल्टा है, किसी n क्रम के सारणिक का मान यदि डेल्टा है, तो उसके प्रत्येक अवयवों से प्राप्त सहखंडों से निर्मित, उसके प्रत्येक अवयवों से प्राप्त सहखंडों से निर्मित सारणिक का मान डेल्टा की पावर
n-1 होगा, डेल्टा की पावर n-1 होगा। लिख लिया। अब देखो बात करते हैं, जैसे ये 3x3 क्रम का एक क्या था, आव्यूह था, इसका सारणिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आपने क्या बोल दिया है, डेल्टा बोल दिया है। अब मैं यहाँ पे एक और कोफैक्टर मैट्रिक्स उसे C बोल दूं, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33, ये सब आपको निकालने आते हैं। हमने वो ऐसा करके कुछ निकाला था अभी क्वेश्चन में। तो इन 9 के 9 अवयवों को मैंने कहाँ भर दिया, एक आव्यूह में भर दिया। अब इस आव्यूह का मैं सारणिक निकालना चाहूंगा। मैं बात करूं डेल्टा C की, इस आव्यूह का सारणिक, तो वो क्या होगा, डेल्टा की घात 3 - 1 मतलब डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर। बात समझ में आई होगी। ये अभी सिर्फ आपको याद रखना है, मैं इसको समझाऊंगा आगे। जब हम आगे मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे ना, वापस एडजॉइंट पढ़ेंगे, वहां पर मैं इस चीज का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कोई आव्यूह है, उसके प्रत्येक अवयव से हमने सहखंड निकाला और उन सहखंडों से भी हमने क्या बना लिया, आव्यूह। तो उस आव्यूह का जो सारणिक होगा वो क्या होगा, डेल्टा की घात n-1। यदि उसका क्रम n है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या लिख दिया, 3-1। क्वेश्चन कैसा आता है, इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, आपको कोई सारणिक दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा सहखंडों से निर्मित आव्यूह का सारणिक, सहखंडों से निर्मित आव्यूह का सारणिक। तो आप क्या करें, डायरेक्ट इसका सारणिक निकालें और उसके घात में क्या बिठा दें, n-1 कर सकते हैं। क्लियर। हाँ तो बच्चों अब आगे बात करते हैं हम सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी है आपके लिखने के लिए, अब मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। देखो पहली प्रॉपर्टी, यदि सभी पंक्तियों को स्तंभों तथा सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होता, सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होता। देखो एक सारणिक लेके चल रहे हैं, एक सारणिक लेके चल रहे हैं, जैसे मैंने लिखा ABCDEFGHI, ये सारणिक हो गया। पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बनाना है, तो वो क्या मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा, ABCDEFGHI। अब अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपको याद आ रहा है, तो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करके हमें जो प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिवर्त। उसे क्या बोलते हैं, परिवर्त। और उसे ऐसे लिखा जाता है क्या, उसे ऐसा लिखा जाता है क्या। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा मतलब डेल्टा है, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा डेल्टा ए ट्रांसपोज, दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो आप इसके नीचे ये दोनों चीजें लिख के वहां लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ इतना सा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब किसी आव्यूह का सारणिक तथा उसके परिवर्त का सारणिक समान होगा। ये ब्रैकेट में लिख लें नीचे स्टार लगा के, ये ब्रैकेट में लिख लें स्टार लगा के। क्लियर, पहली प्रॉपर्टी क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी में यदि किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं तो सारणिक का मान शून्य होगा, ऑब्वियसली होगा। देखो कैसे, सभी पंक्ति, जैसे ए लिया, पहली पंक्ति की बात कर लो, शून्य, ABCDEF। अब अगर सारणिक को आप इसके सापेक्ष खोलिएगा, इसके सापेक्ष खोलिएगा, अवयव उसका सहखंड, अवयव उसका सहखंड, तो गुणा होके क्या बन जाने वाले, शून्य बन जाने वाले। मान लो किसी और पंक्ति का आ जाता है तो मैं उस पंक्ति के सापेक्ष खोल दूंगा इसे, मैं इसका विस्तार उस पंक्ति के सापेक्ष कर दूंगा। किसी स्तंभ में 0 0 हुए तो मैं उस स्तंभ के सापेक्ष इसका विस्तार कर दूंगा। आंसर तो कैसा ही आएगा, 0 ही आएगा ना भाई। उसका आंसर कैसा आएगा, क्लियर। मान लो यहाँ कुछ B और E ले लूं और इधर मैं क्या ले लूं, ये 0 0। अभी देखो इसका विस्तार मैं कॉलम 2 से करें, कॉलम 2 के सापेक्ष कर दूं, तब भी तो 0 ही मिलेगा ना भाई। क्लियर। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़े, थर्ड प्रॉपर्टी को पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के समानुपाती या समरूप है, समानुपाती या समरूप है, तो सारणिक का मान शून्य होता है। देखो क्या बात की, एक पंक्ति के सभी अवयव किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, पंक्तियों में बात कर लो या स्तंभ में बात कर लो, जब पंक्तियों में करोगे तो सिर्फ पंक्तियों को देखना है,
जब स्तंभों को करेंगे तो स्तंभों को देखो कैसे, जैसे कि मुझे बोला गया है ए बी सी डी ई एफ, और ये कुछ ऐसा हो जाए के ए के बी और के सी। देखो ये दोनों पंक्तियां समानुपाती दिख रही हैं, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, रो 1 और रो 3। क्या रो 1 रो 3 के समानुपाती है? समानुपाती है। समानुपाती है मतलब क्या आ रहा है? क्या रो 1 अपॉन रो 2 रो 3 बराबर के दिख रहा है आपको? या 1/k, या 1/k बोल सकते हैं क्या भाई हम? 1/k, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। ये दोनों समानुपाती हैं। अगर समानुपाती ऐसा कुछ आपको मैट्रिक्स में मिल जाए तो उसका जो सारणिक होगा, इस केस में डेल्टा ए, वो क्या होगा? 0। वो क्या होगा? 0 होगा। यही लिखा हुआ है, शून्य होता है, या फिर हो सकता है समान हो जाए, यहाँ पे ए बी सी ही आ जाता। क्लियर है? एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन में बोल दूं, मैं क्वेश्चन आपको बोल दूं, जैसे मैंने लिखा ए आपको दिया गया है 4 8 20। क्लियर? यहाँ लिख दूं 6 9 13, लिख लीजिए 5 10 और 25, 5 10 और 25। क्लियर? आपको क्या करना है? आपको डिटर्मिनेंट का मान ढूंढना है। आपको डिटर्मिनेंट का मान ढूंढना है, या फिर मैं इसे ऐसा भी डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? ये डिटर्मिनेंट आपको दिया जाए, ये डिटर्मिनेंट को इस प्रकार से हम निरूपित करते हैं। देखो ये डिटर्मिनेंट होता है, इसका आपको डायरेक्टली मान निकालना है, इस सारणिक का आपको मान निकालना है। तो इस सारणिक का मान निकालने से पूर्व हम अगर बात करें, देखो 4/5, 4/5, 4/5 दिख रहा है क्या आपको? ये दिख रहा है, मतलब यहाँ पे रो 1 और रो 3, रो 1 और रो 3 समानुपाती है क्या? R1 तथा R3 समानुपाती है, समानुपाती है। तो आपका डेल्टा क्या हो जाने वाला है भाई? 0। बात समझ में आई होगी। क्लियर? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। गुणधर्मों का यूज ऐसे होगा, प्रॉपर्टीज का यूज ऐसे होगा। अगर समानुपाती दिख जाते हैं तो हमें उसका मान क्या डाल देना है? 0। क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो देखो चौथी प्रॉपर्टी में मुझे क्या दिया हुआ है? यदि कोई दो पंक्तियों को, यदि कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान का सिर्फ चिन्ह बदलता है। सारणिक के मान का सिर्फ चिन्ह बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यदि मैं दो पंक्तियों को आपस में बदल रहा हूँ, जैसे पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पहले के स्थान पे दूसरी को बिठा दें और दूसरी के स्थान पे पहले को बिठा दिए, तो आपने ये परिवर्तन जब किया होगा, ये परिवर्तन जब किया होगा तो सारणिक का मान मान लो डेल्टा, डेल्टा था। सारणिक का मान मान लो क्या था? डेल्टा। तो अभी परिवर्तन के बाद उसका मान क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा। उसका चिन्ह परिवर्तित होगा, उसका चिन्ह परिवर्तित होगा, उसकी आंकिक वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी। कैसे? जैसे मैंने ए लिया, फिर से वही बात कर लेते हैं, ए बी सी, सारणिक बना रहा हूँ डायरेक्टली, है ना? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये था रो 1, ये था रो 2, ये था रो 3। जब परिवर्तित करते हैं आप उसे कैसे लिखा जाता है? देखो रो 1 को मैंने किससे इंटरचेंज किया? रो 2 से। रो 1 और रो 2 का आपस में परिवर्तित स्तंभों में भी हो सकता है, ये परिवर्तन स्तंभों में हो सकता है। यहाँ आपने किया होगा, है ना? इसका मान मैं मान लेता हूँ डेल्टा। तो ये करने के पश्चात आपको क्या मिला होगा? यहाँ पे डी ई एफ ए बी सी जी एच आई। अभी आप अगर इसे सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा माइनस डेल्टा, इसका मान आएगा माइनस डेल्टा। मान लो इससे आगे मैं क्या कर दूं? C2 और C3 दूसरे तथा तीसरे स्तंभ को परिवर्तित कर दूं, तो परिवर्तन के पश्चात वापस से क्या परिवर्तित हो जाएगा? डेल्टा बन जाएगा डी ए जी ई बी एच और एफ सी आई। तो बात समझ में आई होगी कि आपको, अगर आपने एक परिवर्तन किया है, देखो एक परिवर्तन एक बार चिन्ह, दूसरा परिवर्तन दूसरी बार चिन्ह, हो सकता है मैं एक बार में ही दो परिवर्तन भी लिख सकता हूँ, परिवर्तन एक साथ भी लिखे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा? एक परिवर्तन के साथ एक बार चिन्ह, दो परिवर्तन के साथ दो बार चिन्ह परिवर्तित होगा। मतलब आपको जितने परिवर्तन करने हैं करो, पर चिन्ह भी उतनी ही बार परिवर्तित करना होगा। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए यहीं पे,
इस गुणधर्म पे मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो, आपको दिया गया है क्वेश्चन, आपको दिया गया है x एक सारणिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखें। एक दूसरा सारणिक लिया मैंने, सारणिक क्या, सारणिक, तो सारणिक को अपन ये पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे सारणिक। एक दूसरा सारणिक बनाएंगे हम, जिसको कि हम क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो 6 4 3 6 4 3 4 7 1 4 7 1 5 8 2 बन गया। क्लियर। अब आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट x इक्वल टू वाई, एक्स तथा y दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। चारों गुणधर्म मिटा रहा हूँ अब, x तथा y हमें क्या कर देना है, समान कर देना है। देखो, अब अगर आप दोनों सारणिकों को ध्यान से देखें, तो हमें क्या दिख रहा है इनके अंदर जो अवयव दिख रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 1 से लेकर 9 तक की संख्या है। देखिए, पहले में तो दिख ही रही है डायरेक्टली, इसमें भी देखो 1 2 3, ओहो 4 5 6 7 8 9, एक जगह 9, एक जगह क्या आएगा, 9 आएगा। हम यहाँ पे 7 8 9 ये कर देते हैं, 7 8 9 एक साथ हो गया। क्लियर। अभी देखो, हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर लेके आना है, दोनों सारणिकों का मान समान। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, ये एक ऊपर ही ऊपर चाहिए, क्या आपको एक पहली पंक्ति में चाहिए, तो मैं पहली और तीसरी पंक्ति को परिवर्तित कर रहा हूँ, रो 1 रो 3 कर दिया। जो x था अभी क्या बना होगा, माइनस, सॉरी y से स्टार्ट कर रहे हैं ना, y से स्टार्ट किया हमने, y को कर रहे हैं परिवर्तित, x को तो एज इट इज बिठाया हुआ है, हम y से स्टार्ट कर रहे हैं, y को मैंने बना दिया माइनस y एक परिवर्तन के पश्चात, और वो क्या बन गया होगा 3 1 2 9 7 8 6 4 5। क्लियर। फिर से क्या कर रहा हूँ, देखो 9 तो नीचे आएगा, 9 तो नीचे वाली लाइन में है, तो 9 को नीचे लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 और रो 3 को परिवर्तित कर देता हूँ। दूसरी और तीसरी पंक्ति को क्या बना होगा, माइनस वाई से, फिर वाई हो गया होगा ये, और वाई होने से ये क्या मिला होगा 3 1 2 6 4 5 9 7 8, ये हो गया काम। अभी देखो 1 आगे आना चाहिए, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को परिवर्तित कर दो, कॉलम 1 और कॉलम 2 को परिवर्तित कर दो, ये वापस से माइनस वाई बना होगा 1 3 2 4 6 5 7 9 8। अब देखो 3 को यहाँ जाना है, 2 को यहाँ आना है, तो अभी कॉलम 2 और कॉलम 3 को परिवर्तित कर दूं, y से क्या बना होगा, ये y से क्या आ गया होगा, वापस y आया होगा, और देखो क्या बना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसके बराबर दिख रहा है, x के बराबर, तो y इक्वल टू एक्स हो गया काम आपका। ये परिवर्तन इस प्रकार से यूज किया जाता है। मैं एग्जांपल से आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज यूज कैसे होंगी, ये प्रॉपर्टीज यूज कैसे होंगी। क्लियर है, समझ में आई होगी बात। आगे अगली प्रॉपर्टी लिखें आप, प्रॉपर्टी नंबर 5, पांचवी प्रॉपर्टी आप लिखें भाई। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि सारणिक को किसी अदिश से गुणा किया जाए, यदि सारणिक को किसी अदिश से गुणा किया जाए, तो सारणिक की कोई एक पंक्ति या स्तंभ ब्रैकेट में या स्तंभ के सभी अवयव उस सदिश से गुणा होंगे, उस सदिश से गुणा होंगे। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने क्या बोला, डेल्टा को आपने डेल्टा लिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मैंने क्या किया, इसको किसी अदिश से गुणा किया, सदिश लिखा हो तो अदिश कर रहे हैं ना भाई, मैंने हो सकता है सदिश बोल दिया, अदिश कोई कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, अदिश, किसी अदिश से मैंने किसको गुणा किया, डेल्टा को, अदिश को किससे गुणा किया, डेल्टा को। अब ये डेल्टा जब गुणा होगा तो मैंने क्या बोला, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव अदिश से गुणा होंगे। किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के बारे में बात हो रही है, ध्यान देने वाली बात ये है। तो मान लो मैंने अगर इससे गुणा किया है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो के ए के बी के सी
DEFGHI, ये ऐसा होगा। बात क्लियर हो रही है क्या? मतलब सीधी सी बात क्या क्लियर हुई हमें? देखो, जब आप बात करें किसकी, आव्यूह की, आव्यूह का अदिश गुणनफल हमने पढ़ा था। आव्यूह का अदिश गुणनफल, आव्यूह को किसी अदिश से गुणा करते थे तो प्रत्येक अवयव को उस अदिश से गुणा करना पड़ता था। पर सारणिक के केस में क्या होगा, किसी पंक्ति, या हो सकता है ये स्तंभ, या हो सकता है ये स्तंभ हो जाता, कोई भी स्तंभ हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों को उससे गुणा करना होगा। क्लियर है क्या? सिमिलरली जब हम बात करें, मुझे कुछ कॉमन निकालना है, मुझे कुछ क्या करना है, बाहर लेना है, तो बाहर भी किसी पंक्ति या स्तंभ में से ही आएगा। और आव्यूह के केस में हर एक अवयव में से बाहर आए, कोई कॉमन लेना हो ना तो आव्यूह के हर एक अवयव में से कॉमन लेना होगा, और यहाँ पे पंक्ति या स्तंभ में से बात होगी। क्लियर? जैसे कि अगला में एग्जांपल, अगली प्रॉपर्टी, छठी छठी प्रॉपर्टी में आपको बता रहा हूँ ना, वो बहुत शानदार है। देखो, देखिएगा छठी, यहाँ से समझ में आएगा ये जो बात की हमने। देखो, एक एन कोटि का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तब मैंने क्या किया, अभी देखो आव्यूह को गुणा किया किससे, ए से। आव्यूह की बात कर रहे हैं, ए को मैंने क्या लिया है, आव्यूह लिया है, वर्ग आव्यूह है, कोटि क्या है, एन है, उसे किससे गुणा किया, ए से गुणा किया। फिर गुणा करने के पश्चात में उसका क्या ले ले रहा हूँ, सारणिक। गुणा करके सारणिक निकाल रहे हैं, ए को गुणा किया होगा, प्रत्येक अवयव गुणा हो गया होगा, प्रत्येक अवयव गुणा हो गया होगा, सारणिक निकाल रहे हैं। तो ये जो सारणिक निकलेगा ना, ये होगा k की घात n और डिटर्मिनेंट a के बराबर, k की घात n डिटर्मिनेंट a के बराबर। कैसे, ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मैं 3x3 की बात कर रहा हूँ। ए मैंने लिया हो ABC DEF GHI हो गया, ये ए था, मैंने इसको के से गुणा किया तो के सभी अवयवों के साथ चला जाएगा। क्या, आव्यूह की बात हो रही है, क्योंकि अभी हम आव्यूह के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर? अब मैं इसका क्या सोल्व करूं, डिटर्मिनेंट, मैं क्या सोल्व करूं, डिटर्मिनेंट, तो के ए, ये क्या बन जाएगा, के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच और के आई। क्लियर? अब देखो, मैंने बात की थी जब सारणिक की बात होगी तो कॉमन जो आएगा वो या तो पंक्ति या स्तंभ में से, एक पंक्ति या एक स्तंभ में से। पहले स्तंभ में के आया, दूसरे स्तंभ में से के आया, तीसरे स्तंभ में से के आया, तो के कितनी बार बार आएगा, 3 बार, और बचा क्या, ABC DEF GHI। बात समझ में आई होगी क्या? यही तो ए था आपका, यही तो ए था, तो इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा ए हो जाएगा। क्या, के क्यूब डेल्टा ए। अब बात क्लियर हुई होगी क्या? देखो, क्रम क्या था, 3x3, तो के की घात क्या कॉमन आया, 3। अगर क्रम n होता तो के की घात क्या कॉमन आ जाता, n। क्लियर? लिखे? हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की। 6 तक पढ़ ली हमने, 7वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 7वीं प्रॉपर्टी में बोल रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे, किसी विषम क्रम के विषम सममित आव्यूह के सारणिक का मान, किसी विषम क्रम के विषम सममित आव्यूह के सारणिक का मान शून्य होगा, शून्य होगा। विषम क्रम का विषम सममित, सबसे पहले विषम सममित की बात की जाए तो क्या विषम सममित को आप ऐसा लिखेंगे, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ ए, जानते हैं, जानते हो आप। अब मैं इन दोनों का क्या लूँ, सारणिक लूँ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या, ए ट्रांसपोज बराबर हो माइनस में ए। क्लियर है? यदि ए का क्रम क्या है, कोटि, ए की कोटि क्या है, एन, ए की कोटि एन होगी, तो क्या आप इसे ऐसा लिखेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, माइनस ए की घात एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी याद करें, प्रॉपर्टी नंबर 6, के कॉमन आता था कितनी बार, एन बार। यहाँ पे -1 से गुणा हो रहा है, -1 कितनी बार बार आएगा, एन बार आएगा, क्योंकि इसकी कोटि क्या है, एन। क्लियर? आगे बात करें। अब देखो, मैंने क्या बोला, एन को बोल दिया विषम, विषम कोटि के विषम सममित, विषम कोटि के विषम सममित आव्यूह। एन अगर विषम होगा तो ये क्या बन जाने वाला है, डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए। क्लियर है क्या? इसके बाद हम जानते हैं, चूंकि ए के परिवर्त का आव्यूह, ए के आव्यूह के
सॉरी, दोनों के सारणिक का मान समान होता है, ये समान होता है, तो यहाँ पे क्या मैं ये बिठा सकता हूँ, अगले स्टेप में डिटर्मिनेंट ए बराबर माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए, दोनों को सोल्व करें तो ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ए बराबर 0, मतलब डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या आ गया, 0। एन विषम होने से डेल्टा का मान क्या आ गया, 0। यही तो बात हम कर रहे थे, विषम क्रम के विषम सममित अवयव का मान शून्य होता है, विषम कोटि के विषम सममित अवयव का मान शून्य होता है। एग्जाम्पल लेके चल लीजिए, कोटि एक बार सम ले रहा हूँ, एक बार कोटि सम ली, मान लो 0 0, विषम सममित में विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं, इधर ले लिया 2, इधर ले लिया -2, देखो क्या आ रहा है, डेल्टा, डेल्टा बराबर 4 दिख रहा है क्या, क्लियर, डेल्टा बराबर 4। दूसरा 3 कोटि का ले लेते हैं, 0 0 0 1 2 3 -1 -2 -3, विषम सममित है, खोल दें इसे, डेल्टा बराबर क्या होगा पहले अवयव के सापेक्ष 0, ये -1 के लिए देखें 0 माइनस ऑफ -6 मतलब प्लेस 6, प्लस में 2 आएगा, 2 के साथ क्या दिखेगा, ये 3, और इधर तो 0 हो गया, तो ये देखो +6 -6 फाइनली 0, बात समझ में ही होगी। ये आपका 7वां गुणधर्म हुआ। 8वां बात करता हूँ मैं, 8वां गुणधर्म देखें, देखो ये गुणधर्म आपको ध्यान रखने होंगे, इन पर हम क्वेश्चंस करेंगे, तब ये सारी प्रॉपर्टीज का मैं यूज करूंगा बस। देखो 8वां मैंने लिखा डेल्टा ए बी, तो ये हो जाता है डेल्टा ए डेल्टा बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ए इंटू बी, कोई दो आव्यूह थे उनका गुणनफल था, उनका डिटर्मिनेंट निकालना था, दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के आप गुणा कर सकते हैं, क्लियर। इसी को अगर मैं जनरलाइज करूँ, इसी को अगर मैं जनरलाइज सामान्यतः यदि एन आव्यूह हो जाए A1 A2 अप टू AN, तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा A1 डॉट A2 डॉट AN, क्लियर हो जाएगा। नवी प्रॉपर्टी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे मान लो a की घात n का सारणिक निकालना है, तो आप क्या करिए, a का सारणिक निकालिए और उसकी घात n चढ़ा दीजिए, कर सकते हैं, प्रॉपर्टी याद रखेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। किसी आव्यूह की घात n करना है, फिर उसका आव्यूह निकालना है, उसका सारणिक निकालना है, तो आप क्या करें, सारणिक निकाल के घात में n चढ़ा दें, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 10वां, अब विकर्ण आव्यूह के लिए बात करता हूँ। ए मैंने लिया एक विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या होता है आप जानते हैं, एक वर्ग आव्यूह होता है जिसके विकर्ण के अलावा सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, और विकर्ण के अवयव ऐसे लिखे जाते हैं A22 ANN, विकर्ण आव्यूह को ऐसा ही लिखते हैं कि हम इसके अगर सारणिक की बात करेंगे, आप डेल्टा है तो वो हो जाएगा आपका A11 डॉट A22 डॉट A33 अप टू ANN। सारे विकर्ण के अवयवों को गुणा कर दीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल जैसे कि मैंने ले लिया A, आव्यूह हो गया ABC 0 0 0 0 0 0, हो गया विकर्ण आव्यूह। इसको पहली पंक्ति के सापेक्ष खोलें, डेल्टा है, देखो क्या आएगा ABC, बाकी इन दोनों के सापेक्ष तो 0 आने वाला है, तो फाइनली आंसर क्या मिला, विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, वही तो हमने लिखा, विकर्ण के अवयवों का गुणनफल कर सकते हैं, क्लियर। अगली प्रॉपर्टी 11वीं और 12वीं प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, दो प्रॉपर्टी और हैं इसकी, 11वीं और 12वीं। देखो 11वीं कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, 12वीं प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वीं मैं बोल रहा हूँ, आप लिखे है ना, यदि आव्यूह की, ये सॉरी सारणिक, यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ ब्रैकेट में या स्तंभ के अवयवों को किन्हीं दो पदों के योग के रूप में प्रदर्शित किया गया है, दो पदों के योग के रूप में प्रदर्शित किया गया है, तो सारणिक को भी दो सारणिकों के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो सारणिक को भी दो सारणिकों के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे, देखिए आपने सारणिक लिया A प्लस बी C प्लस डी E प्लस F G H I J K L, लिख दें भाई सारणिक, ऐसा लिख दें, ये एक सारणिक है, क्लियर। इसकी पहली पंक्ति के जो अवयव हैं वो दो पदों के योग के रूप में प्रदर्शित हैं, दो पदों के योग के रूप में प्रदर्शित हैं, तो ये जो सारणिक होगा ना,
ये जो सारणिक होगा इसे आप दो सारणिकों में लिख सकते हैं। देखो कैसे, ए सी ई जी एच आई जे के एल, और दूसरा सारणिक जो होगा उसमें ये सेकंड वाले दूसरे वाले होंगे बी डी एफ जी एच आई जे के एल। तो बात समझ में आई होगी भाई कैसे करना है। पंक्ति पंक्ति के अवयव, हो सकता था ये स्तंभ में हो जाए, हो सकता था यही चीज किसमें हो जाती स्तंभ में, तो भी आप क्या करते ऐसे ही ब्रेक करते तो उसको दो सारणिकों के योग में। अब मान लो ये तो दो थे, ये तो दो थे, अभी मान लो दो पंक्तियां आ जाएंगी, जैसे क्या आ जाए A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, D1 प्लस D2, E1 प्लस E2, F1 प्लस F2, दो आ गई जी एच आई। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, देखो मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष बात कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा ये A1 B1 C1, D1 प्लस D2, E1 प्लस E2, F1 प्लस F2, क्लियर। और ये जी एच आई प्लस में सिमिलरली क्या जाने वाला है A2 B2 C2, यहाँ क्या गया होगा ये D1 प्लस D2, E1 प्लस E2, F1 प्लस F2, और ये जी एच आई। अब देखो ये भी, इसको भी फर्दर दो में ब्रेक कर सकते हैं क्या, ये दोनों दो, ये दोनों दो, ये दोनों दो, इसको भी फर्दर दो में ब्रेक कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। जैसे इसको लिखे अपन A1 B1 C1, D1 E1 F1 जी एच आई प्लस A1 B1 C1 D2 E2 F2 जी एच आई, और वैसे ही इसको भी फर्दर दो में ब्रेक करके लिख दो, आप लिख सकते हैं। बात समझ नहीं होगी क्या प्रॉपर्टी क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे, क्या बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर हुआ, क्लियर है। आगे 12वीं प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट और लास्ट, 12वीं प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ तो भाई आखिरी गुणधर्म जो था हमारा वो देखो, किसी पंक्ति में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के गुणक जोड़ने पर सारणी का मान परिवर्तित नहीं होता है, सारणी का मान परिवर्तित नहीं हो सकता। यही सेम चीज हम स्तंभ के लिए भी बात कर सकते हैं। देखो लिख तो लिया हमने, अब समझाता हूँ मैं क्या बोला हुआ है, क्या बोलना चाह रही है ये चीज है। हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, एक आपको अवयव दिया गया है, उसका सारणिक निकालना होगा हमें। मैं ले लेता हूँ ABC DEF GH I, ये हो गया। अभी देखो क्या बोला हुआ है, किसी पंक्ति में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के गुणक, अवयवों के भी गुणक जोड़ने पर, जैसे मैं क्या करूं, पहली जो पंक्ति है ना, पहली पंक्ति को क्या करूं, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को किसी अदिश कैसे गुणा करके जोड़ दूं, कैसे गुणा करके जोड़ दूं, तो ये क्या बनेगा, ये सारणिक ही बना के बात कर लेते हैं। इसका मान अगर डेल्टा था, इसका मान अगर डेल्टा था, मैंने क्या किया देखो, रो 1 में क्या किया, A प्लस के डी, बी प्लस के ई, जी प्लस के एच, क्लियर। इधर डी ई एफ जी एच आई, तो ये मान भी क्या आएगा, डेल्टा आएगा, ये मान भी क्या आएगा, डेल्टा आएगा। यदि आपने क्या किया, किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों को किसी से गुणा करके, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से गुणा करके जोड़ा है, तो सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ये तो बोल तो दिया, समझे इसे। ये जो है, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी पे आप जाए, इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी नंबर 11, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ABC DEF GHI, दो सारणिकों में ब्रेक कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, KD KE KF DEF GHI। अब यहाँ देखो, पीछे वाले सारणिक को देखो, ये दोनों पंक्तियां कैसी आ रही हैं, समानुपाती। अगर दो पंक्तियां समानुपाती होंगी तो इसका मान शून्य है, ये मान शून्य है, तो ये किसके बराबर, डेल्टा के बराबर। क्लियर हुआ। तो ये संक्रियाएं आप ये संक्रियाएं आप इनमें लगा सकते हैं। अब देखो क्या क्या संक्रियाएं लग सकती हैं, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार की संक्रियाएं आप सारणिक पे लगा सकते हैं, ये सब संक्रियाएं बोली जाती हैं। किस प्रकार की संक्रियाएं आप लगा सकते हैं, ध्यान से देखना है।
मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये ऑपरेशन आपका लगा R1 प्लस KR2 करके देखा हमने। क्या करना है, जैसे मुझे लगाना है कॉलम, तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा देखें, मैंने कॉलम 2 किया, मान लो ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 प्लस थ्राइस ऑफ कॉलम 3, ऐसा अगर मैंने लिखा होगा तो ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। जब आप कॉलम 2 की बात कर रहे हैं ना, जब आप कॉलम 2 पे संक्रिया लगाने वाले हैं, तो कॉलम 2 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। यहाँ मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, 2 से, इसको 2 से गुणा कर दिया, संक्रिया नहीं लग सकती। देखो कॉलम 1 था, एज इट इज आया, कॉलम रो 1 थी, एज इट इज आई। तो मतलब जिसकी भी बात की जाएगी उसको तो आपको सामने एज इट इज लिखना होगा, ये ध्यान रख सकते हैं। ये आसान शब्दों में बात कर रहा हूँ मैं, उसको आपको यहाँ पे एज इट इज लिखना है। जैसे मैं बात करूँ, रो 2 बराबर थ्राइस ऑफ रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 3 प्लस रो 2। अभी क्या हमने इसे छेड़ा, नहीं छेड़ा, एज इट इज लिखा ना, इनको मल्टीप्लाई करके किया, कर सकते हैं बिल्कुल, बात समझ में नहीं होगी, कर सकते हैं। मैं लिखूं कॉलम 1 कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, कॉलम 1 को माइनस से गुणा किया हुआ है, नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जिस किसी में भी आपको संक्रिया लगानी है उसको छेड़ना नहीं है। जैसे यहाँ देखो एज इट इज आया, यहाँ देखो एज इट इज आया तो एप्लीकेबल है, यहाँ देखो एज इट इज आया, जहाँ जहाँ एज इट इज आ रहा है वहाँ एप्लीकेबल है। यहाँ 2 से, यहाँ -1 से गुणा हुआ, गड़बड़ हो गई। क्लियर।